कार्यक्रम पॉलिटिकल बैठक में आपका स्वागत है। बिहार में लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। ऐसे में महागठबंधन की तरफ से नालंदा में संदीप सौरभ को टिकट दिया गया है, उम्मीदवार बनाया गया है। संदीप सौरभ वर्तमान में सीपीआई एमएल की तरफ से पालीगंज के विधायक हैं, जेएनयू के छात्र संघ के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं और आज उन्हीं के व्यक्तित्व के अनछुए पहलू पे बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं जेएनयू छात्र संघ के पूर्व संयुक्त सचिव पीयूष राज जी। पीयूष राज जी न सिर्फ संदीप सौरभ जी के सहपाठी हैं, एक साथ एक यूनियन में काम किए हैं, बल्कि वो नालंदा के भी निवासी हैं। आज इसी विषय पे संदीप सौरभ के व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे बीच वो मौजूद है। हम उनका अपने कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद पीयूष जी, हमारे नाम भी हैं और बिहान इंडिया के दर्शकों का भी आभार, बिहान इंडिया की टीम का भी आभार और आपका तो आभार है। धन्यवाद सर। सर, संदीप सौरभ पालीगंज के विधायक, सीपीआई एमएल के विधायक ने को महागठबंधन ने टिकट दिया है नालंदा से। नालंदा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि नालंदा में कोई भी उम्मीदवार हो, चुनाव नीतीश कुमार लड़ते हैं एनडीए की तरफ से। ऐसे में आपको कैसा लग रहा है कि आपके मित्र सीपीआई एमएल के विधायक श्री संदीप सौरभ जी चुनाव लड़ रहे हैं और आपके गृह क्षेत्र से, आपके गृह जिला से संदीप सौरभ जी चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, तो मित्र के नाते तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ, हमारा मित्र मेरे ही लोकसभा के इलाके से सांसद का चुनाव लड़ रहा है और मेरी शुभकामनाएं हैं मित्र को कि वो हमारे इलाके के सांसद को बने, वो जीते। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी बात जो आपने कही कि नीतीश कुमार का वो गढ़ माना जाता है, लेकिन जेएनयू छात्र संघ में जब हम लोग रहते थे तो हम लोग कहते थे गढ़ों को तोड़ेंगे, इतिहास की धारा मोड़ेंगे। तो अब नीतीश कुमार के गढ़ को तोड़ने का वक्त आ गया है, क्योंकि वो बहुत दिनों से वहां पर हैं और नालंदा की आवाज संसद में जिस तरह से गूंजनी चाहिए नीतीश कुमार के क्षेत्र होने तो उस तरह से गूंज नहीं रही है। नालंदा के लोगों की, आम लोगों की आवाज, नालंदा के किसानों की आवाज, नालंदा के युवाओं की आवाज, नालंदा के छात्रों की आवाज और उनकी जो बुनियादी जो जरूरतें हैं, जो वहाँ की महिलाएं हैं, वहाँ के आम लोग जो हैं और नालंदा की अन्य समस्याओं की आवाज कभी भी नालंदा लोकसभा में आपको सुनने को नहीं। तो निसंदेह संदीप सौरभ जिस तरह से बिल्कुल जुझारू व्यक्तित्व है उनका, बिल्कुल जुझारू व्यक्तित्व है और आपने देखा होगा कि जब से वो विधायक बने हैं और विधायक बनने से पहले से कि वो मेरे मित्र भी रहे, सहपाठी भी रहे, तो उनके बहुत सारे बातों से, उनके आंदोलन से, उनकी राजनीति से मैं वाकिफ भी रहा हूँ। लेकिन उसके बाद जो पूरी दुनिया ने कही, जो पूरे बिहार में, पूरे भारत ने भी देखा कि किस तरह से उन्होंने युवाओं के सवाल को, शिक्षकों के सवाल को, ना आम लोगों के सवाल को और अपने विधानसभा के सवालों को तो उन्होंने उठाया है, लेकिन शिक्षकों के सवाल पर अगर आपको पूरे बिहार 243 विधायकों में अगर सबसे आगे अगर कोई लिखा होगा तो संदीप सौरभ आपको दिखेगा। अगर युवाओं के रोजगार के सवाल पर अगर सबसे अधिक अगर विधानसभा में आवाज उठाने के लिए या विधानसभा के बाहर भी उनके साथ अगर खड़े होने का अगर सवाल हो तो संदीप सौरभ आपको दिखे होंगे। अभी बिहार के +2 में कार्यरत शिक्षकों को हटा दिया गया, उससे पहले बिहार के विश्वविद्यालयों में कई जगह पर अतिथि शिक्षकों को हटाया गया। हर जगह आपको संदीप सौरभ आपको दिखे। तो ऐसे जुझारू व्यक्तित्व वाले प्रतिनिधि का होना किसी भी क्षेत्र के लिए, कह लीजिए उस क्षेत्र का सौभाग्य होगा। उस क्षेत्र के लिए एक, कह लीजिए कि वो एक, उसके पास एक मौका है। मैं ये कहना चाहता हूँ, नालंदा के पास एक मौका है, वो किसी एक ऐसे युवा को भेजे संसद में जो कि सिर्फ उसके क्षेत्र की आवाज नहीं। नालंदा आप लोग जानते हैं कि वो पूरे दुनिया में एक वक्त अपने नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान के लिए जाना जाता था। तो निसंदेह संदीप सौरभ बिल्कुल उसी बात का प्रतिनिधित्व करे। नालंदा के ज्ञान का जो गढ़ एक समय माना जाता था, वो पूरे भारत के युवाओं की आवाज जरूर, अगर संदीप सौरभ अगर संसद में अगर पहुंचते हैं तो पूरे भारत के युवाओं की आवाज बनकर के वहां पर वो गूंजे। और नालंदा को मुझे लगता है कि संदीप सौरभ को नहीं बल्कि नालंदा के निवासी होने के नाते मुझे लगता है नालंदा के पास एक अवसर है और उस अवसर को पूरे नालंदा के लोगों को ढूंढना चाहिए
कि वो संदीप सौरभ को इस बार अपना सांसद चुन करके भेज। जी संदीप सौरभ के बारे में जो एक आम धारणा है कि विधानसभा के अंदर सबसे ज्यादा जो सवाल करने वाले कुछ विधायक हैं उनमें से सबसे ऊपर उनका नाम आता है। लगभग अपने 3-4 साल के कार्यकाल में 2020 में चुनाव हुआ, अभी 24 चल रहा है, 3 साल मोटे अभी पूरे होने जा रहे हैं, तो उसमें उन्होंने लगभग 300 से ज्यादा सवाल शिक्षकों के सवाल उठाए। इस पहलू पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन मैं आपको उनका मित्र होने के नाते ये जानना चाहूंगा कि उनके व्यक्तित्व का, आप चूंकि जेएनयू में भी उनके साथ रहे, साथ पढ़े, एक यूनियन में काम किया, एक संगठन में काम किया, आयसा में आप लोगों ने काम किया साथ ही साथ CPI-ML में काम किया। मैं जनता की ओर से, जनता के बीच में ये बात जो अनछुए पहलू है उनके व्यक्तित्व के, उस पर बातचीत करना चाहता हूँ आपसे। उन्होंने जेएनयू से पास आउट होने के बाद वो बिहार के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के पद पे, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे नियुक्ति हुई, उन्होंने वो छोड़ दी। उसके बाद वो CPI-ML उनको विधायक हुए। इसके साथ साथ और ऐसी कौन सी बातें हैं जो आप मित्र के नाते, जो अनछुए हैं, जो अनटच्ड पहलू हैं उनके व्यक्तित्व का, उस पर अगर कुछ आप हमारे दोस्तों को बता सके। देखिए, अभी पूरे देश में जिस तरह का चल रहा है वैचारिक पतन का एक दौर है, आप देखते होंगे अभी विजेंद्र सिंह ने पार्टी बदली। एक दिन पहले वो कांग्रेस में थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, और अगले दिन वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हर दिन इस तरह के आप देख रहे हैं कि मतलब ये पूरे दौर में आप देखिए कि वैचारिकी का कोई महत्व, विचारधारा का कोई महत्व नहीं है। ऐसे दौर में संदीप सौरभ जो कह लीजिए वैचारिक प्रतिबद्धता के एक प्रतीक के रूप में मैं इसे देखता हूँ। वो मेरे मित्र रहे हैं, मैंने उन्हें देखा है जब उनकी माँ कैंसर से जूझ रही थी, कैंसर से लड़ रही थी, तो एक पुत्र की भी भूमिका वो निभा रहे थे। सुबह सुबह दिल्ली एम्स में जा करके लाइन लगना, फिर उसके बाद जेएनयू की राजनीति से आप भी थोड़े बहुत वाकिफ हैं, आपको पता है कि 9-10 बजे के बाद, और यूनियन में भी संभवतः उस समय वो थे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यूनियन के काम को उसके बाद 10 बजे आकर के करना, माँ को दिखाने के बाद फिर उसके बाद उनको लेकर के आना। वहीं पर जेएनयू के भीतर ही गेस्ट हाउस था, वहाँ पर उनकी माँ रहती थी अंतिम दिनों में कैंसर से, जब वो काफी पीड़ित थी। तो सुबह जाकर के एम्स में लाइन लगना, उसके लिए आप जानते हैं कि रात में 4 बजे ही लग जाना होता है, और फिर उसके बाद वहाँ दिखा करके तमाम तरह के कीमोथेरेपी कर लीजिए। पूरे मेंटल, जिसको अगर किसी की माँ है, और संदीप अपनी माँ से बहुत गहरे रूप से जुड़े हुए थे, क्योंकि बचपन में उनके पिता गुजर चुके हैं, तो माँ से उनका बहुत ही भावनात्मक लगाव। और लेकिन देखिए, वैचारिक भी एक प्रतिबद्धता होती है, उस वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण माँ को फिर वहां पर और अपने कुछ मित्र दोस्तों को बोलते थे कि आप थोड़ी देर उनकी देखभाल कीजिए, मैं यूनियन का काम कर रहा हूँ, या नहीं तो आयसा का कुछ पोस्टर आ गया जरूरी, वो पोस्टर में लगा करके आ रहा हूँ, कुछ मैंने वहाँ छात्रों की कुछ बात है वहां पर मैं वो करके आता हूँ। तो ये एक प्रतिबद्धता दिखाती है कि अगर किसी राजनीति से हम जुड़े हैं, और खास करके ऐसी राजनीति जो कि आम लोगों की बात करती है, आम जनता की बात करती है, तो निसंदेह उसके प्रति भी मेरी एक प्रतिबद्धता है। तो संदीप के भीतर एक वैचारिक प्रतिबद्धता कह लीजिए कि छात्र राजनीति के ही दिनों से, और जिस वक्त उन्होंने मगध यूनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ी थी, उस वक्त ये कहीं से नहीं तय था कि विधायक का चुनाव लड़े। उस समय वो आयसा के, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय महासचिव वो थे, और उन्होंने सिर्फ इसलिए नौकरी नहीं की क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं लोगों के बीच में ये कहता हूँ, छात्रों को ये कहता हूँ कि केवल पढ़ाई लिखाई हमारा काम नहीं है, भगत सिंह की जो उक्ति थी कि पढ़ाई लिखाई नहीं काम है, बल्कि आम लोगों की जो है देश दुनिया जो है उसके बारे में हमारा सवाल उठाना भी, उसको बदलने का प्रयास करना भी है। ऐसी स्थिति में अगर मैं प्रोफेसर हो जाऊंगा तो मैं एक जगह पर से बंध जाऊंगा, और मुझे आम लोगों की, छात्रों की, युवाओं की आवाज को उठाना, उनके लिए कोई आंदोलन खड़ा करना, उनकी बेहतरी के लिए कुछ काम करना है। और वैसी स्थिति में उन्होंने नौकरी छोड़ी थी। उस वक्त वो, जबकि विधायक का कोई ऐसा कोई सीन भी नहीं था कि हाँ विधायक बनेंगे या चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। उस समय उन्होंने ये निर्णय लिया था कि नहीं, मुझे छात्रों की राजनीति करनी है, बाद में युवाओं के लिए राजनीति करनी है। राजनीति क्या मतलब, उसके लिए आंदोलन के इलाके में जाना है, और तब उन्होंने इस बात को छोड़ा। तो एक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध, अगर मैं पिछले सवाल से इस सवाल को अगर जोड़ करके देखूं तो एक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध। और आप देखिए कि जो उनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो किस संगठन से, वो ऐसे संगठन से हैं जिसके मुखिया का हर
साल के बाद जो है अलग अलग उनका जो है मतलब ये हो जाता है। बाकी तो अगर उन्हीं के अगर टोन में अगर कहें तो बाकी तो सब आप जानते करते हैं, पूरे देश पूरे बिहार की जनता तो जनवे करती है उनके बारे में, है ना। इतना काम किए वो अलग चीज है, लेकिन कितना बार पाला बदले वो सब जानवे करते हैं तो अलग बात है। तो जहां पर बार बार पाला बदलने वाले एक तरफ पार्टी है और दूसरी तरफ जो है एक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध पार्टी और उसका वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध एक कार्यकर्ता, इसकी लड़ाई। और इस लड़ाई में मुझे लगता है कि नालंदा के लोगों को इसका सोच समझ करके वोट करना चाहिए कि हम जब वोट कर रहे हैं तो किसको वोट कर रहे हैं। क्योंकि देखिए वैचारिक प्रतिबद्धता ही आज के दौर में ऐसी चीज है जो कि लोगों को उनके हक को दिला सकेगी। आप देखिए अगर केंद्र सरकार बार बार नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और भी तरह तरह की बातें करते हैं, और देखिए वो जिनके ऊपर ईडी का छापा पड़ता है, अगर उनके पार्टी में नहीं गए, उनके तरफ नहीं गए तो वो जेल में रहेंगे, अगर उनके तरफ चले गए तो वो उनको सांसदी का टिकट मिल जाएगा, राज्यसभा में चले जाएंगे। आदर्श सोसाइटी घोटाले के प्रमुख आरोपी जिनको की छोड़ना पड़ा था मुख्यमंत्री का पद, भाजपा के लोगों ने विरोध किया था, है ना। अशोक राव चौहान जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री था, राज्यसभा से सांसद हैं, है ना। और वो बीजेपी जो कि बीजेपी के भीतर जो पूरे जो वैचारिक पतन का दौर है वो बीजेपी के भीतर वो दिख रहा। आपस राय अभी सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, जनवरी में उनके ऊपर ईडी का छापा पड़ा, उसमें आ गए। और अभी इंडियन एक्सप्रेस ने तो वैसे पूरी एक सूची जारी की है अभी उसके लिए है, तो दर्शकों से भी और निवेदन करूंगा कि वो लोग जाएं और देखें। और संभवतः शायद एक मेन स्ट्रीम मीडिया आज तक ने भी उस पर कोई शायद कार्यक्रम किया कि कैसे जो लोग भाजपा में शामिल हुए ना, वॉशिंग मशीन जिसको कर लीजिए, भाजपा जो है वॉशिंग मशीन में कौन कौन लोग कैसे कैसे साफ होकर के आ रहे हैं। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का भी सवाल है, किस तरह से वहां पर जो है चंदे का धंधा भी चालू हुआ। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि वैचारिक रूप से जो प्रतिबद्ध जो व्यक्ति है वो उसका एक सांसद के रूप में चुना जाना बहुत ही जरूरी है। और ऐसे लोग ही आम लोगों की आवाज को उठा सकते हैं। और उसके व्यक्तित्व का दूसरा जो सबसे खास पहलू है वो है बहुत ही हम्बल व्यक्तित्व, जो बहुत सारे काम, मैं भी अपने बारे में बोलूं, मैंने भी CPI की राजनीति की है और मैंने भी किया, लेकिन मैं अगर कोई काम आपको बोलूं तो हो सकता है कि उसमें से आदेश की बुआ, है ना, मैंने होता है ना कि वो ऊपर की ऑर्डर दे रहा, लेकिन संदीप आज विधायक भी हो गए, लेकिन अगर वो कोई काम अगर आपको बोलेंगे तो वो आदेश नहीं, वो आग्रह लगेगा कि कोई है इसकी आग्रह कर रहा है। तो हम्बलनेस इसके पूरे व्यक्तित्व के जिसको कहते हैं विनम्रता हिंदी में, विनम्रता उसके व्यक्तित्व का एक खास पहलू है जो मतलब इसी कारण हमारी मित्रता भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी चल रही है। और हम लोग एक अच्छे मित्र भी हैं और बहुत तरह की बातें होती हैं, तो खैर कहने की जरूरत। सर जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि नालंदा से चुनाव, लोकसभा का चुनाव, एक सांसद का चुनाव कोई सांसद नहीं के उम्मीदवार है वो नहीं लड़ते, बल्कि सीधे सीधे ये माना जाता है कि नीतीश कुमार जी लड़ते। ऐसे में आप जब सामाजिक समीकरण देखेंगे तो वो भी नीतीश कुमार जी की पक्ष में जाता है, उनके पार्टी के पक्ष में जाता है। 2014 का चुनाव जब हुआ था, जब बीजेपी अलग और जेडीयू और CPI एक साथ लड़ी थी, उस वक्त सबसे बड़ी टक्कर मानी जा रही थी। उसके बावजूद भी जब जेडीयू 2 सीटों पे सिमट गई थी, फिर भी वहां पे वो नालंदा से उनके उम्मीदवार निकले थे, यही उम्मीदवार थे उस वक्त 2014। वो सबसे बड़ी टक्कर, मैंने जब बातचीत की है नालंदा के लोगों से, उनका राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नालंदा में सबसे पिछले कई चुनाव में जो सबसे बड़ी टक्कर हुई थी वो 2014 में हुई थी। एलजेपी के कैंडिडेट ने एनडीए की तरफ से और इधर से जेडीयू की तरफ से जो है कैंडिडेट थे। राजद भी त्रिकोणीय लड़ाई हुई थी, राजद की तरफ से भी एक कैंडिडेट थे, लेकिन मुख्य लड़ाई जेडीयू वर्सेस एनडीए हो गई। तो ऐसे में एक संदीप जी का पालीगंज से वहां जाना, जहां एक लड़ाई एक बाहरी और भीतरी का भी ये बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके बाहरी और भीतरी का भी, चूंकि वो पालीगंज के विधायक है और जा रहे हैं नालंदा के अंदर, तो बाहरी और भीतरी का भी इशू बनाने की कोशिश की जा रही है। इसमें आप कितनी मजबूत देखते हैं महागठबंधन के उम्मीदवार संदीप सौरभ की उम्मीदवारी को नालंदा?
देखिए, बाहरी बनाम भीतरी का सवाल तो वैसे अगर कहे तो जो नीतीश कुमार की पार्टी के, तो खुद नीतीश कुमार बाहर से लोकसभा लड़ा करते थे नालंदा के होते। तो बाहरी बनाम भीतरी नहीं, अगर वैसे अगर बाहरी बनाम भीतरी देखा जाए तो मगध के संदीप सौरभ भी हैं। एक समय नालंदा जिला पटना जिला का ही था, पटना के ही रहने वाले, भाषा में बहुत अंतर नहीं है ना। तो उस लिहाज से कोई बाहरी भीतरी एक तो है। दूसरी बात यह है कि जिसको बाहरी बनाम भीतरी अपने लिए लोग कह रहे हैं, भीतरी कौन होता है और बाहरी कौन होता है? जो आपके दुख दर्द को समझे वो भीतरी। जैसे मैंने बताया कि संदीप ये जानता है कि एम्स के लाइन में लगने का क्या कष्ट होता है ना। तो जो एम्स के लाइन में लगने का जो कष्ट है, आम लोगों का जो कष्ट है ना, जो शिक्षकों का जो सवाल था, क्या वो नालंदा के शिक्षकों का नहीं सवाल था? क्या नालंदा जो युवाओं का जो सवाल था, रोजगार का जो सवाल था, क्या वो नालंदा के युवाओं का सवाल नहीं था? तो एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि तो संवैधानिक अधिकार भी है कि कोई अगर व्यक्ति अगर भारतीय है और आप पूरे भारत की बात करते हैं, अखंडता की बात करते हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के होकर के बनारस से लड़ते हैं, है ना। और नालंदा में खुद जॉर्ज फर्नांडिस आकर के लड़ चुके हैं, 2 बार वहां से सांसद रहे हैं, जहां तक मुझे याद है 2 या 3 बार जीते हैं वहां से। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि बाहरी बनाम भीतरी का है। सवाल का एक और हिस्सा जो है कि नीतीश कुमार का गढ़ है, मजबूत गढ़ है, तो लड़ाई तो वहीं पर अच्छी होती है कि जहां पर कि अगर सही जगह पर अगर पटखनी अगर दी जाए। और मुझे लगता है कि अब नीतीश कुमार और जदयू के दिन जो है ढल गए, खासकर उनके वैचारिक मूल पर देखा। और जो बिहार जो अपने हमेशा से अपने राजनीति के लिए, अपने वैचारिक प्रतिबद्धताओं के लिए, वैचारिक आग्रहों के लिए पूरा बिहार जाना जाता है, इस बात में नहीं। वैसी स्थिति में वैचारिक रूप से किसी ढुलमुल पार्टी का, किसी व्यक्ति के पीछे कुछ लोगों का हो जाना मुझे नहीं लगता कि सही है। वो समाज के लिए भी सही है। जो वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध लोगों के पीछे रहने की बात है, भले ही आपके विचार कुछ भी हो, लेकिन वो हर माने ठीक है, समय अगर एक टाइम पीरियड में अगर एक बदले, एक लंबे समय में 10 साल 15 साल में आपके कुछ विचार अगर बदलते हैं तो एक समझ में भी आता है। 10 दिन में विचार बदल जा रहे हैं आपके, है ना, 10 घंटे में विचार बदल जा रहे हैं आपके। तो ये जो विचारों का हर बार जो बदलना जो है ना, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को वहां पर चुनौती देना, और उसके लिए मुझे लगता है कि संदीप सौरभ सबसे बड़े माने सबसे महत्वपूर्ण कैंडिडेट है और सबसे मैंने कुछ जो कि बेहतर उम्मीदवार होंगे। और अगर वहां पर अगर संदीप सौरभ ने अगर नालंदा अगर जीत लिया तो समझिए कि नीतीश कुमार की राजनीति भी का भी जो है कह लीजिए कि वहां से जो है, हालांकि ऐसे करना नहीं चाहिए, पर उनकी राजनीति के लिए बड़ा एक सेटबैक देंगे और हम लोग देने के लिए हम लोग तत्पर भी हैं। मुझे लगता है नालंदा के लोग इसके लिए तत्पर भी हैं कि एक सेटबैक एक देना है, क्योंकि वो बार बार जिस तरह से अपने विचारों को बदलते हैं हर दिन, है ना, और जिस तरह से उन्होंने कहा पूरे नालंदा के पूरे नालंदा के लोग उसके कारण थोड़े बदनाम भी होते हैं कि अगर आपकी कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, जैसे अगर कहीं आम लोग मैंने मजाक उड़ाते हैं, वैसी स्थिति में कोई एक वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध अगर हमारा अगर सांसद होता है तो इससे बड़ी बात नहीं होगी। और सामाजिक समीकरण क्या होता है, अपने समाज के लिए क्या होता है, बात यही है ना। सामाजिक समीकरण से सारी चीजें अगर चलने लगी तब तो कोई भी पार्टी नहीं जीत पाएगी, मोदी भी नहीं जीत पाएंगे बनारस, कोई भी नहीं जीत पाएगा। सामाजिक समीकरण से बड़ी चीज जो होती है वो होती है कि लोगों के लिए कौन कर रहा है, जो समाज के हर तबके के लिए कौन खड़ा हो रहा है, और समाज के वंचित तबके के लिए कौन खड़ा हो रहा है, समाज के सबसे जो हाशिए पर है, जिनकी कोई बात नहीं करता, उसके लिए कौन बात कर रहा है। आज आप देखिए शिक्षकों के लिए तो कोई बात नहीं कर रहा संदीप सौरभ, लेकिन बात कर रहे हैं, है ना। भाजपा के लोग नहीं बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी मुरेठा बांध करके बोल रहे थे कि अतिथि शिक्षकों को नहीं निकलेंगे और हम नीतीश कुमार को हटाए नहीं। आज +2 के अतिथि शिक्षक हटा दिए गए, लाठीचार्ज हुआ और एक मुंह से कह लीजिए जिसको बकार नहीं निकला, है ना। बीजेपी के ऑफिस का भी घेराव भी किया, लेकिन मुंह से बकार तक नहीं निकला। मैंने कम से कम एक सांत्वना के 2 शब्द भी होते हैं, है ना। कुछ दिन पहले महागठबंधन की सरकार कभी कभी अगर ऐसी होती थी तो ऐसा नहीं था कि लोग विरोध नहीं करते थे। संदीप सौरभ तभी इस बात को उठाते थे, के पाठक के खिलाफ तभी लगातार आवाज उठाई उन्होंने।
पहले सरकार को समर्थन करते हुए, लेकिन आपके मुंह से बकार ही नहीं निकले, आप इतना मैंने घुटना टेक रहे। तो घुटने टेकने की राजनीति, कभी नीतीश कुमार घुटना टेक रहे हैं, कभी भाजपा घुटना एक दूसरे के सामने टेक रही है, तो उसमें घुटना टेकने वाली राजनीति में तो एक रीढ़ वाली राजनीति चाहिए, और नालंदा इसका रीढ़ वाली जो राजनीति के साथ खड़ा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।